देखो आतंक चक्र बोल रहे थे अपन इसको, इसका दूसरा नाम है रज चक्र। रज चक्र भी अपन इसे बोल रहे थे। मेस्ट्रुअल साइकिल अपन ने पढ़ा था। मेस्ट्रुअल फेज में क्या होता है? मेस्ट्रुअल फेज के अंदर आपको पता है मोनोपोज और मेनार्ड दो चीजें चलती थी, यानी एक तो रजोदर्शन और एक होता था रजोनिवर्ती। इसको मेनार्ड बोलते हैं, इसको मोनोपोज बोलते हैं। ये दो चीजें अपने चल रही थी, दोनों चीजें हमने पढ़ी और पढ़ने के बाद में आपको पता होना चाहिए कि ये जो रजोदर्शन है यानी कि मेनार्ड, वो 12 से 14 वर्ष की जो फीमेल होती है उसके अंदर होता है। स्टार्टिंग पीरियड है, स्टार्टिंग है, ये लास्ट एंड पॉइंट है, यानी कि मेस्ट्रुअल साइकिल की लास्ट एंडेड यही है रजोनिवर्ती। और रजोनिवर्ती का मतलब होता है आफ्टर 50 इयर्स, मतलब 50 साल के बाद में जो है मेस्ट्रुअल साइकिल फीमेल में क्लोज हो जाता है, बंद हो जाता है 50 साल के बाद में, और स्टार्ट होता है 12 से 14 वर्ष की उम्र में। इसके अंदर आपने पढ़ा था कि इसमें ब्लीडिंग होती है, इसमें जैसे रुधिर वाहिनियाँ ब्लड वेसल्स है, इसी प्रकार जैसे इसमें और भी अपने चलते हैं, जैसे गर्भाशय का टेम्परेरी लेयर जो था वो मैंने बताया था स्टेक्टम फेंस नेलिस वो है। इसी प्रकार जैसे और भी जैसे फॉलिकुलर है, यानी कि फॉलिकल है, फॉलिकल जिसे पुटक बोल रहे थे वो, ये सारे क्या हो जाते हैं? डैमेज हो जाते हैं और डिस्चार्ज हो जाते हैं। ये अपन ने पढ़ लिया था। फॉलिकुलर फेज चल रही थी अपनी। फॉलिकुलर फेज में मैंने आपको बताया था इसका नाम होता है कुटकीय प्रावस्था, हिंदी में बोलते हैं कुटकीय प्रावस्था। फॉलिकुलर फेज जिसका टाइम आपको पता होना चाहिए कितना है? फॉलिकुलर फेज का टाइम कितना है? हाँ बिल्कुल सही बात है, 6 to 13 डेज आपको पता होना चाहिए। ये फॉलिकुलर फेज का है। अब इसके अंदर अपन ने पढ़ा था फॉलिकुलर फेज में, फॉलिकुलर फेज जो है इसमें आपको पता होना चाहिए कि हाइपोथैलेमस, मैंने लिखा दिया था हाइपोथैलेमस जो होता है वो स्टिमुलेट होता है, और हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट होता है FSH और RF। ये ध्यान रखना, ये हाइपोथैलेमस का स्टिमुलेट है मतलब उद्दीपित होता है, और FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर, पूरा इसका नाम सुन लेना, फॉलिकल स्टिमुलेट हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर। ये जो क्या करता है? स्टिमुलेट करता है और वो पिट्यूटरी ग्लैंड को उद्दीपित करता है, मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है वो एक्टिव हो जाती है। पिट्यूटरी ग्लैंड एक्टिव होने के बाद में वो रिलीज करती है, और उस रिलीज सबस्टेट यानी कि पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्त्रावित पदार्थ, उसका नाम होता है FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है? प्राइमरी यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन प्राइमरी फॉलिकल टू ग्राफियन फॉलिकल, यानी कि ये प्राथमिक पुटक को ग्राफियन पुटिका में बदल देता है। ये अपन ने पढ़ लिया था, ठीक है। इसके बाद में जो ग्राफियन फॉलिकल होती है वो क्या करती है? सिक्रेट बाई एस्ट्रोजन हार्मोन। ध्यान रखना इस चीज का। दोबारा मैं एक बार बोर्ड पे लिख देता हूँ, आपको समझा देता हूँ। फॉलिकुलर फेज, अपन पढ़ रहे हैं सेकंड पॉइंट, फॉलिकुलर फेज
पुटकीय प्रावस्था इसे बोलते हैं, पुटकीय प्रावस्था, फॉलिकुलर फेज। इसमें फॉलिकुलर फेज में आपको बताना है हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस जो अपने मस्तिष्क में होता है, ध्यान रखना, हाइपोथैलेमस डायनसेफेलोन के पास में, तो हाइपोथैलेमस है स्टिमुलेट स्टिमुलेट क्या करेगा, FSH RF, इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, FSH को। आगे लिखा हुआ RF रिलीजन फैक्टर, ठीक है। अब ये क्या करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को, जो पीयूष ग्रंथि होती है अपने पिट्यूटरी ग्लैंड, ये पीयूष ग्रंथि है, ये पीयूष ग्रंथि को उद्दीपित करता है, यानी कि एक्टिव करता है। ये FSH RF ये एक्टिव करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को, और पिट्यूटरी ग्लैंड क्या सीक्रेट करती है, FSH हार्मोन सीक्रेट करती है, FSH हार्मोन का निर्माण करती है, यानी कि रिलीज कर देता है उसको, रिलीज FSH हार्मोन क्या करता है, ट्रांसफॉर्मेशन या अपन डेवलपमेंट भी बोल सकते हैं, डेवलपमेंट प्राइमरी फॉलिकल प्राइमरी फॉलिकल को चेंज कर देता है टू ग्राफिन फॉलिकल में, ग्राफिन फॉलिकल में चेंज कर देता है। और ग्राफिन फॉलिकल क्या करती है, सीक्रेट बाई कौन सा हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन। और ये एस्ट्रोजन हार्मोन क्या करता है, रिपेयरिंग हार्मोन भी बोलते हैं, रिपेयर्स, इसको रिपेयर करेंगी, डैमेज जो ब्लड वेसल्स है, डैमेज ब्लड वेसल्स है उनको, ठीक है। और टिश्यू है ना, और एंडोमेट्रियम है। देखो अब इस चीज को आप तरीके से समझेंगे अपन लोग क्या कहना चाह रहा है। देखो समझना इस चीज को, थोड़ा नीचे वाला दिखाई नहीं दे रहा होगा, अब समझना, ये यहाँ से देख फॉलिकुलर फेज में आपको पढ़ना क्या है। फॉलिकुलर फेज में सबसे पहले आपको बताना है कि हाइपोथैलेमस जो होता है वो क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, स्टिमुलेट्स FSH RF, यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसको रिलीज करता है। रिलीज करने से ये एक्टिव हो जाती है, इसे बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि। पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है वो रिलीज करती है, क्या रिलीज करती है, FSH हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है, डेवलपमेंट या ट्रांसफॉर्मेशन, डेवलपमेंट प्राइमरी फॉलिकल, प्राथमिक पुटक को ग्राफिन पुटिका में बदल देती है, लिखा हुआ है यहाँ, प्राथमिक पुटक को
ग्राफिन पुट्टिका में बदल देती है। अब जैसे ही प्राइमरी फॉलिकल यानी कि प्राथमिक पुट्टक ग्राफिन पुट्टक में बदल जाता है तो फिर ग्राफिन पुट्टक क्या करता है, सिक्रेट बाई एस्ट्रोजन हार्मोन, यानी कि ये ग्राफिन पुट्टक एस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित करता है। एस्ट्रोजन हार्मोन जैसे स्रावित होता है रिपेयरिंग का काम चालू हो जाता है। रिपेयरिंग किसकी, यानी कि जो टूट गए थे, जो फर्स्ट पहला पॉइंट अपना आया था, उस पहला पॉइंट में जो ब्लड वेसल्स रुधिर वाहिनियां टूट गई थी, जो गर्भाशय का टेम्परेरी लेयर स्टेटम फ्रेंक्शनलिस नष्ट हो गया था, और जो डैमेज जो फॉलिकुलर्स जो होते हैं वो सारे जो निकल गए थे, वो सारी चीजें जो है वो रिपेयरिंग का काम जो होता है वो करता है आपका एस्ट्रोजन हार्मोन। तो ये एस्ट्रोजन हार्मोन ग्राफिन फॉलिकल के द्वारा सीक्रेट किया जाता है, यानी कि ग्राफिन पुट्टिका के द्वारा सीक्रेट किया जाता है और ये रिपेयर्स का काम करता है। तो आपको ध्यान रखना है 6 से 13 दिन, 6 से 13 दिन में 6 से 13 डेज जो है वो आपको ध्यान रखना फॉलिकुलर फेज का चलता है और फॉलिकुलर फेज में ये पूरा काम होता है। तो ये ध्यान रखना, हिंदी मीडियम वाले भी ध्यान रखना और इंग्लिश मीडियम वाले भी ध्यान रखना। ये ऐसा का ऐसा आप अगर उतार लेते हो तो आपको तुरंत वो समझ में आ जाएगा, आपको टेंशन करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो हर चीज़ बिल्कुल तरीके से चल रही है, हर चीज़ आपकी तरीके से चल रही है, तो आप इस चीज़ को बिल्कुल तरीके से पढ़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपका जो था ये फॉलिकुलर फेज है। अब अपने फॉलिकुलर फेज के बाद में अपन आगे चले, अपना जो पॉइंट चलता है जो अपना पॉइंट चलता है वो थर्ड पॉइंट चलेगा। थर्ड पॉइंट का नाम है ओव्यूलेटरी फेज। Ovulatory phase, जिसे अपन बोल रहे थे अंडोत्तर प्रावस्था। अंडोत्तर प्रावस्था चल रही थी और इस अंडोत्तर प्रावस्था में अंडोत्तर प्रावस्था टाइमिंग क्या है इसका, 15 days, 14वां दिन। इसका जो टाइमिंग है वो 14वां दिन का है, क्योंकि 1 से 5 अपन ने पढ़ा, 6 से 13 अपन ने पढ़ा और 14वां दिन पढ़ रहे हैं अपन। 14वें दिन ओव्यूलेटरी फेज होती है, अंडोत्तर प्रावस्था होती है। अब इस अंडोत्तर प्रावस्था में होता क्या है वो चीज अपन पढ़ने जा रहे हैं। देखो सबसे पहले क्या है, LH हार्मोन हार्मोन्स such reach this maximum maximum level
14 days of the menstrual cycle. Menstrual cycle is called LSH. हिंदी में सर्च कहते हैं। ठीक है, फिर इसमें क्या आ गया, ग्राफियन फॉलिकल ब्रेस्ट लास्ट हो जाती है और रिलीज नहीं ब्रेस्ट हो जाती है और रिलीज ओवम से बोलते हैं ओवुलेशन। इस चीज को समझो भाई। देखो, इस चीज को समझने के लिए अपने को सबसे पहले ध्यान देना पड़ेगा। क्या ध्यान देना पड़ेगा? सुनो, अंडोत्सर्ग अवस्था पर पढ़ रहे हैं, यानी कि ओव्यूलेटरी फेज पढ़ रहे हैं। और ओव्यूलेटरी फेज में आपको क्या ध्यान रखना है कि ये 14वें दिन होती है। ओव्यूलेटरी फेज जो होती है वो 14वें दिन पे होती है। अब 14वें दिन पे क्या होगा उसका रीजन आप सुनिए। LH hormones reach this maximum level on 14 day of the menstrual cycle is called LH surge। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब 14वां दिन आ जाता है, 14वें दिन पर LH की मात्रा बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाती है, यानी कि LH बहुत ज़्यादा मात्रा, उसका लेवल जो है, LH का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाता है। और उससे बहुत ज़्यादा मात्रा हो जाने के कारण यानी कि LH सर्ज हो जाता है। अपन इस चीज़ को यूँ भी कह सकते हैं कि LH सर्ज होता है। LH सर्ज का मतलब होता है कि यहाँ पर LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ध्यान रखना, LH टू फॉर्म ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। क्लियर? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की 14वें दिन पर बहुत ज़्यादा मात्रा हो जाती है, इसे हम LH सर्ज कहते हैं। ज़्यादा मात्रा हो जाने से यानी कि LH का लेवल मैक्सिमम हो जाता है। तो जब मैक्सिमम हो जाता है तो वो क्या करता है, वो क्या करता है, ग्राफियन फॉलिकल को ब्लास्ट कर देता है, यानी कि ब्रस्ट हो जाती है, फट जाती है, वो ग्राफियन पुट्टिका फट जाती है। और ग्राफियन पुट्टिका फट जाने से रिलीज्ड यानी कि मुक्त होता है, फ्री होता है। क्या फ्री होता है? ओवम, अंडाणु फ्री हो जाता है। किससे हो जाता है? ग्राफियन फॉलिकल से। ग्राफियन पुट्टिका से अंडाणु बाहर निकल जाता है, क्योंकि वो टूट जाती है, नष्ट हो जाती है, भ्रष्ट हो जाती है। तो उसे बोलते हैं हम ओव्यूलेशन। क्या बोलते हैं? ओव्यूलेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? अंडोत्सर्ग। ध्यान रखना। तो यानी कि ग्राफियन फॉलिकल से ओवम का बाहर निकलना, ग्राफियन फॉलिकल से अंडाणु का बाहर निकलना, ग्राफियन पुट्टिका से अंडाणु का बाहर निकलना अंडोत्सर्ग कहलाता है। और अंडोत्सर्ग कौन से दिन पे होता है? 14वें दिन पर होता है। यह आपको ध्यान रखना है, 14वें दिन पर अंडोत्सर्ग की क्रिया
होती है। और ओव्यूलेशन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट हार्मोन कौन सा होता है? कौन सा होता है? हेलो, अंडोत्सर्ग ओव्यूलेशन के लिए कौन सा हार्मोन इंपोर्टेंट है? बिल्कुल, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सबसे इंपोर्टेंट है, क्योंकि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो होता है वो 14वें दिन पर उसका लेवल होता है वो मैक्सिमम हो जाता है, और उस क्रिया को अपन बोलते हैं एलएच सर्च। बहुत ज़्यादा मात्रा में एलएच का हो जाना एलएच सर्च कहलाता है। तो एलएच सर्च ज़्यादा हो गया, एलएच हार्मोन की मात्रा ज़्यादा हो गई, तो ज़्यादा होने से जो ग्राफिन फोलिकल होता है वो ब्रस्ट हो जाता है, फट जाता है, और फटने से अंडाणु बाहर निकल जाता है, उसे हम अंडोत्सर्ग की क्रिया कहते हैं। तो अपने 14वें दिन पर यानी फीमेल जो होती है, वुमन फीमेल होती है, उसमें जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, आतर्व चक्र जो होता है, रज चक्र आप बोलते हो, मंथली साइकिल आप बोलते हो, है ना, तो उसमें ये 14वें दिन का कार्यक्रम है। ये 14वें दिन जो मैच्योर ओवम होता है वो ग्राफिन फोलिकल से फ्री हो जाता है, यानी कि वो किसके लिए जाएगा, किसके लिए अब तैयार किसके लिए हुआ? टू बी फर्टिलाइजेशन, यानी कि वो बाद में फर्टिलाइजेशन करे, इसलिए वो उसको ग्राफिन फोलिकल से निकलना जरूरी है। ग्राफिन फोलिकल से अगर नहीं निकलेगा तो सीधी सी बात है, निषेचन की क्रिया नहीं होगी, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस नहीं होगा। तो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस आपको पता है, फर्टिलाइजेशन के लिए ओवम इम्पोर्टेंट है, तो ओवम नहीं मिलेगा तो फिर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। इसलिए फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन के लिए ग्राफिन फोलिकल से ओवम का बाहर निकलना जरूरी है, और उसके लिए एलएच हार्मोन होता ही है, और वो 14वें दिन पे होता ही होता है। सीधी सी बात है, आपको इतना दिमाग में सेट करना है। ये अपना थर्ड पॉइंट है, ओव्यूलेटरी फेज कंप्लीट हो गया। अब अपना अगला चौथा पॉइंट चलेगा पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज, यानी कि पश्य अंडोत्सर्ग प्रावस्था हिंदी में। देखो, इसको हिंदी में बोलते हैं पश्य अंडोत्सर्ग प्रावस्था। पश्य अंडोत्सर्ग प्रावस्था टाइमिंग 15 and 20 days, यानी कि 15 से 28 दिन, 15 से 28 दिन जो है वो आपकी ये अवस्था चलती है। अब मैं इसको लिख देता हूँ, आफ्टर ओव्यूलेशन, सिक्रेशन of LH the development of कार्पस ल्यूटियम, कार्पस ल्यूटियम
ओवुलेशन तो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन देखो क्या होता है इसमें सुनना। देखो आफ्टर ओवुलेशन मतलब अंडोत्सर्ग के बाद में क्या होता है कि एलएच जो हार्मोन होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन वो क्या करता है डेवलपमेंट विकास करता है किसका कार्पस ल्यूटियम का, यानी कि ओवुलेशन के लिए एलएच इंपॉर्टेंट है। और जैसे एलएच जो होता है वो एलएच क्या करता है डेवलपमेंट करता है किसका करता है कार्पस ल्यूटियम का, कार्पस ल्यूटियम का निर्माण करता है। और कार्पस ल्यूटियम का जैसे ही निर्माण करता है और कार्पस ल्यूटियम क्या सीक्रेट कर देता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्रावण ये करता है। बाकी अपन कल देख लेंगे, आपको इतना ही ध्यान रखना है। कल की क्लास में अपन ये कंप्लीट हो